आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तू का राज्य सिद्धांत। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था अरस्तू के सामान्य जीवन परिचय के बारे में। साथ में पढ़ा था हमने कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वह कौन कौन सी है, और इस मेन टॉपिक पढ़ा था हमने अरस्तू का नैतिकता संबंधित दर्शन। नैतिकता संबंधित जो दर्शन था उसमें हमने उसे हम 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला था सद्गुणों का स्वरूप, दूसरा मध्य मार्गों का सिद्धांत, तीसरा ऐच्छिक कर्मों संबंधित विचार, और चौथा पढ़ा था हमने आदर्श नैतिक जीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे अरस्तू का राज्य सिद्धांत। अरस्तू का राज्य सिद्धांत क्या था? अरस्तू के अनुसार मनुष्य अकेले रहते हुए अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अरस्तू का मत था कि मनुष्य जो है अकेले रहते हुए अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है जो राज्य रूपी शरीर का अंग है। इसलिए अरस्तू ने कहा था जो राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या देवता है। सिंपल सा अरस्तू का क्या कहना था कि जो मनुष्य है अकेले रहते हुए जो उसकी आवश्यकता है मनुष्य की, वह अकेले रहते हुए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। मनुष्य जो है एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है जो राज्य रूपी शरीर का अंग है। इसलिए अरस्तू ने कहा था कि जो राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या फिर देवता है। अरस्तू का हम शॉर्ट में समझते हैं अरस्तू का राज्य सिद्धांत क्या था। अरस्तू के मतानुसार इनका राज्य सिद्धांत था कि राज्य को नैसर्गिक मानव संस्था माना था। अरस्तू ने क्या कहा था? अरस्तू ने राज्य को नैसर्गिक मानव संस्था माना, और उन्होंने कहा कि जो ये मानव संस्था है वह सावयवी संगठन से मिलकर बना हुआ है, मतलब ऑर्गेनिक संगठन से मिलकर बना है। ऑर्गेनिक जो संगठन है वो शरीर के समान संगठित है। जो संगठन है वह शरीर के समान संगठित है। अरस्तू का सावयव राज्य का ऐसा स्वरूप है जिसमें इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कि जिस प्रकार शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार जो ये संगठन है सावयवी संगठन बोल रहा है, वह शरीर के समान, जैसे शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बनता है उसी प्रकार यह भी अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर बनता है। और इनने राज्य को नैसर्गिक मानव संस्था माना है। ये जो संगठन है वो संगठन मिलकर ही एक संस्था का निर्माण करती है, और वह संस्था को क्या कहा? राज्य कहा है अरस्तू ने। अरस्तू का जो सावयव राज्य का ऐसा स्वरूप है जिसमें उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। सरल शब्दों में अगर से हम सिंपल भाषा में बात करें तो शरीर का कोई अंग अलग हो जाए, यदि मान लो हमारे शरीर का कोई अंग अलग हो जाए तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, और अगर शरीर से उसके सभी अंग अलग हो जाए तो भी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होगा। कहने का मतलब कि जैसे शरीर है, शरीर का कोई अंग अलग हो जाए तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा, जो अलग अंग हो गया उसका। और यदि शरीर से उसके सभी अंग अलग अलग कर दिए जाए तो शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी प्रकार राज्य है तो व्यक्ति है, और राज्य मनुष्य का विशाल रूप है। क्या है? राज्य है तो व्यक्ति है बोल रहा है, और राज्य मनुष्य का क्या है? विशाल रूप है। राज्य की संस्थाएं राज्य का निर्माण करती है। राज्य की जो संस्थाएं है वह राज्य का निर्माण करती है, और व्यक्ति से पहले राज्य आता है। व्यक्ति से पहले राज्य आता है, अर्थात राज्य है तो व्यक्ति है। कहने का ये मतलब है अरस्तू के राज्य के सिद्धांत का कि राज्य है तभी व्यक्ति है, व्यक्ति से पहले राज्य आता है। इसके आगे इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा
कि व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, व्यक्ति का जो है उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, कुटुंब का अस्तित्व है। अरस्तु का मानना था कि व्यक्ति का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, कुटुंब का अस्तित्व है, यानी राज्य को सूक्ष्मतम केंद्रित सारगर्भित इकाई जो है, राज्य की सूक्ष्मतम केंद्रित सारगर्भित जो इकाई है वह परिवार यानी कि कुटुंब है। अरस्तु का मानना था कि जो एक सिंगल व्यक्ति है उसका कोई अपना को स्वतंत्र में सिंगल का कोई अस्तित्व नहीं है और कुटुंब ही उसका अस्तित्व है। और जो राज्य है, राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है, मतलब कुटुंब है। परिवार और समाज से पृथक व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तु का मानना था कि परिवार और समाज मतलब राज्य से अलग होकर व्यक्ति का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। चलिए, और अरस्तु जो है अपने राज्य सिद्धांत के अनुसार राज्य के सिद्धांत में उनका और क्या मत था राज्य के संबंध में? राज्य का उद्देश्य केवल अपराधों को रोकना नहीं है। उन्होंने कहा, अरस्तु का मत था कि राज्य का जो है उद्देश्य केवल अपराधों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों को नैतिक जीवन का पूरा आश्वासन देना तथा उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना। तीसरा मत क्या था इनका? मनुष्य का उद्देश्य एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना है और राज्य ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान है। अरस्तु का क्या मत था कि मनुष्य का जो उद्देश्य है एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना और ऐसे राज्य जो है ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान है। और इस प्रकार राज्य स्वयं में एक नैतिक संस्था है। राज्य जो है अपने आप में एक नैतिक संस्था है। एक नैतिक तथा सद्गुणी जीवन का निर्माण करना राज्य का लक्ष्य है। ठीक, क्या अरस्तु का क्या मानना था? पहली चीज़ तो राज्य का जो उद्देश्य है वह केवल अपराधों को रोकना नहीं है, बल्कि नागरिकों को नैतिक जीवन का पूरा आश्वासन देना तथा उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ावा देना। दूसरा अरस्तु का राज्य सिद्धांत के संबंध में मत क्या था? दूसरा मत था कि मनुष्य का जो उद्देश्य है एक नैतिक और मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है? एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना और राज्य ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान है। और इस प्रकार राज्य जो है स्वयं में एक नैतिक संस्था है। राज्य स्वयं में एक नैतिक संस्था है। एक नैतिक सद्गुणी जीवन का निर्माण जीवन का निर्माण करना राज्य का लक्ष्य है। ठीक, आगे अब हम पढ़ते हैं कि इनके जो राज्य संबंधित सिद्धांत था उसका प्रारूप क्या था। अरस्तु के राज्य के संबंध में सिद्धांत का प्रारूप क्या था ये जान लेते हैं हम। अरस्तु के अनुसार राज्य का विकास 3 दशाओं से होकर गुजरता है। अरस्तु के अनुसार अरस्तु का मानना था कि जो राज्य का विकास होता है वह 3 दशाओं से होकर गुजरता है। पहली दशा क्या थी? परिवार। दूसरा, परिवारों से मिलकर बना हुआ गांव। और तीसरी दशा में कई गांवों से मिलकर बना हुआ नगर राज्य या राज्य। 3 दशाएं बताई इनने। पहली दशा बताई परिवार, दूसरी परिवारों से मिलकर जो गांव बनते हैं वह, और तीसरी बताई कि जो गांवों से मिलकर नगर राज्य बनता है वह। ठीक, आगे उपरोक्त दशाओं को समाहित किए राज्य ही मनुष्य का अंतिम पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ समुदाय है। उपरोक्त दशाओं को समाहित किए
तीन दशाएं, उपरोक्त दशाएं मतलब 3 दशा। पहला परिवार, परिवार से मिलकर बना गांव, और एक से अधिक परिवारों से मिलकर बना गांव, और गांवों से मिलकर बना राज्य। इन 3 दशाओं को समाहित किए ही मनुष्य का अंतिम, पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ समुदाय है, जो मनुष्य को पशुओं से पृथक कर उसे बौद्धिक और नैतिक विकास का अवसर उत्पन्न कराता है। इस प्रकार जो राज्य का उद्देश्य है, मनुष्य की अधिकतम भलाई करना और उसे सज्जन व सद्गुणी बनाना। ठीक है, राज्य का क्या उद्देश्य है? मनुष्य की अधिकतम भलाई करना और उसे सज्जन और सद्गुणी बनाना। चलिए हम देख लेते हैं कुटुंब। इन्होंने कुटुंब का बोला, कुटुंब को क से डिनोट किया। इन्हें मान के चलो, कुटुंब अल्पतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कुटुंब में अल्पतम जो उसकी छोटी से छोटी आवश्यकता होती है, वो कुटुंब या परिवार वह छोटी से छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और ग्राम कैसे बना? ग्राम बना अल्पतम आवश्यकताओं की पूर्ति, धन, ग्राम पंचायत, धन, धार्मिक उत्सव मिलाकर बना ग्राम। कुटुंब बना अल्पतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों से। कुटुंब के बाद कुटुंब अल्पतम आवश्यकताओं की पूर्ति प्लस ग्राम पंचायत प्लस धार्मिक उत्सव मिलाकर बना ग्राम। ग्राम को हमने डिनोट किया ख से। अब आता है तीसरा चरण, तीसरी दशा, नगर राज्य। इन्होंने क्या लिखा? नगर राज्य ख प्लस सैनिक संरक्षण प्लस कला प्लस विज्ञान प्लस अन्य मिला के नगर राज्य बना। ख में क्या क्या था? अल्पतम आवश्यकताओं की पूर्ति, धन, ग्राम पंचायत, धन, धार्मिक उत्सव। ठीक, अब नगर कैसे बनेगा हम इसी को देख के चले। अल्पतम आवश्यकताओं की पूर्ति, धन, ग्राम पंचायत, धन, धार्मिक उत्सव प्लस सैनिक संरक्षण प्लस कला प्लस विज्ञान प्लस अन्य मिलाकर बनता है नगर राज्य। उपरोक्त दशाओं के आधार पर अरस्तु ने कहा है कि नगर राज्य मनुष्यों का अंतिम और पूर्ण व श्रेष्ठतम समुदाय है। यही मनुष्य को पूर्ण जीवन बिताने में सहायक होता है। चलिए अब हम जो अरस्तु का राज्य सिद्धांत था उसका स्वरूप क्या था और उसकी विशेषताएं क्या थी इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने स्वरूप को कितने 6 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? राज्य एक उन्होंने कहा कि 6 चरणों में बताया है। उन्होंने कहा सबसे पहली बात कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। दूसरा इन्होंने कहा कि नगर राज्य समाज का श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन होता है। तीसरी बात कही इन्होंने, राज्य का आत्मनिर्भर होना चाहिए, राज्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए। चौथा कहा राज्य का एकल एवं बहुल। पांचवी बात कही राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। और छठा कहा इन्हें राज्य का उद्देश्य। अब हम इन्हें एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे और पढ़ेंगे भी। सबसे पहले इन्होंने कहा राज्य के सिद्धांत में, अरस्तु के राज्य के सिद्धांत में, कि राज्य जो है एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य इनका स्वरूप इन्होंने बनाया कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था होती है। कैसे? सोफिस्टिक राज्य को मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। सोफिस्टिक जो है वह राज्य को मनुष्यों के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम संस्था मानते थे, जिसके अनुसार राज्य के नियमों का पालन करने के लिए मनुष्य के पास कोई स्वामित्व का आधार नहीं है। सोफिस्टिक जो थे राज्य को मनुष्यों के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम संस्था मानते थे, जिसके अनुसार राज्य के नियमों का पालन करने के लिए मनुष्य के पास कोई स्वामित्व का आधार नहीं है, क्योंकि मनुष्य इनका पालन केवल दंड और भय या पुरस्कार की आशा से करता था। जो
मनुष्य था, इनका पालन जो था वह दंड के भय से या फिर पुरस्कार की आशा से करता था। ये हुई बात सोफिस्ट राज्य की। अब हमें देखना है किसके बारे में, अरस्तु का क्या मत था इस पे। अरस्तु के अनुसार विवेकशील मनुष्य बुद्धि द्वारा अपने हितों की वृद्धि करना अपना नैतिक दायित्व मानता है। विवेकशील मनुष्य जो है बुद्धि के द्वारा अपने हित की वृद्धि करना अपना नैतिक दायित्व मानता है और उसका हित राज्य में ही पूरा हो सकता है। अरस्तु का मत था कि विवेकशील जो व्यक्ति होता है वह बुद्धि के द्वारा अपने खुद के हित की वृद्धि करना अपना नैतिक दायित्व मानता है और उसका जो हित है राज्य में ही पूरा हो सकता है। अतः मनुष्य राज्य के नियमों का पालन अपने हित की वृद्धि हेतु करना अपना परम कर्तव्य मानने लगता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य राज्य के नियमों का पालन करना, अपने हित की वृद्धि करना अपना परम कर्तव्य मानने लगता है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यह इस बात से भी स्पष्ट होती है कि इसका विकास धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हुआ है। राज्य वो कैसी है? एक प्राकृतिक संस्था है। यह इस बात से स्पष्ट होती है कि इसका जो विकास है वह धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हुआ है और कोई भी व्यक्ति कुटुंब को कृत्रिम नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति कुटुंब या परिवार को कृत्रिम नहीं मानता है। राज्य में मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाले बौद्धिक गुणों का विकास का अवसर मिलता है। इस प्रकार राज्य कैसी है? एक प्राकृतिक संस्था है। यह मानना था अरस्तु का। दूसरा इन्होंने स्वरूप क्या दिया? दूसरा स्वरूप दिया इन्होंने नगर राज्य समाज का। नगर राज्य है वह समाज का श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन होता है। नगर राज्य समाज का श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन होता है। यह मानना था अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार नगर राज्य मनुष्य का सर्वोच्चतम समुदाय है क्योंकि यह सामाजिक विकास का चरम रूप है। इसमें मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं पूरी होती है उतनी किसी समुदाय में नहीं होती। अर्थात परिवार तथा ग्राम केवल कुछ आवश्यकताएं ही पूरी करते हैं, किंतु मनुष्य की समस्त आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकता नगर राज्य में ही पूरी होती है। अरस्तु का मानना था कि जो राज्य या नगर राज्य है वह समाज का श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन होता है क्योंकि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, पूरी आवश्यकताएं नगर राज्य के द्वारा ही पूरी होती है। जितनी उनकी मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती है उतनी किसी समुदाय से नहीं होती। और अर्थात समुदाय से नहीं होती। समुदाय से आशा यहाँ पे है कि परिवार तथा ग्राम से केवल कुछ आवश्यकता ही पूरी करते हैं, किंतु मनुष्य की जो समस्त आध्यात्मिक और बौद्धिक आवश्यकताएं है नगर राज्य में ही पूरी होती है। तीसरा स्वरूप क्या था इनका? तीसरा था राज्य का आत्मनिर्भर होना। राज्य अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार और ग्राम से ना हो, उनकी पूर्ति करने में राज्य की आत्मनिर्भरता ही उसे श्रेष्ठ बनाती है। तीसरा पॉइंट था राज्य का आत्मनिर्भर होना। राज्य अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार और ग्राम से ना हो, उनकी पूर्ति में राज्य की आत्मनिर्भरता ही उसे श्रेष्ठ बनाती है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम। चौथा पॉइंट था राज्य का एकल एवं बहुल होना।
प्लेटो ने राज्य के एकल यानी एक संगठित व्यवस्था पर बल दिया था। प्लेटो ने क्या किया था कि राज्य के एक संगठित व्यवस्था पर बल दिया था जिसमें नियमों का पालन एकता से किया जाना संभव हो। प्लेटो के अनुसार राज्य के एकल यानी एक संगठित व्यवस्था पर बल दिया गया जिसमें नियमों का पालन एकता से किया जाना संभव हो। अरस्तु ने बहुल या बहुलता के साथ आए सार्वभौमिक सहमति से निर्मित राज्य को अधिक विकासशील और सक्षम माना है। राज्य का एकल और बहुल, प्लेटो में एकल राज्य को माना था और अरस्तु ने बहुलता के साथ आए सार्वभौमिक सहमति से निर्मित राज्य को अधिक विकासशील और सक्षम माना था। पांचवा पॉइंट, इन्होंने पांचवा स्वरूप, राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है व्यक्ति से पूर्ववर्ती है, मतलब कि राज्य व्यक्ति से पहले आता है, ना कि व्यक्ति पहले आता है फिर राज्य। ऐसा अरस्तु का मानना था। राज्य का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है। यह कथन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो सही है। अरस्तु का मानना था कि राज्य का जो निर्माण होता है वह व्यक्तियों से मिलकर तो होता है। यह कथन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही है, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अरस्तु राज्य को व्यक्ति से पूर्ववर्ती मानता है। यदि समूचा शरीर नष्ट हो जाए तो अंग जीवित नहीं किया जा सकता, अतः आंगिक दृष्टिकोण से राज्य जो है व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। समझ में आया कि जो अरस्तु थे, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। वैसे अगर से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तियों से मिलकर राज्य बनता है, परंतु यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पूर्ववर्ती माना। अरस्तु ने क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अरस्तु ने व्यक्ति को राज्य को व्यक्ति से पूर्ववर्ती मानना है। यदि उनका कहना था कि यदि समूचा शरीर नष्ट हो जाए तो उसका अंग जीवित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि यदि राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो उसका जो अंग है या मानव शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिए तो उसका अंग जीवित नहीं किया जा सकता। अतः आंगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य जो है राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। लास्ट पॉइंट, लास्ट क्या दिया था, राज्य का उद्देश्य क्या है। राज्य का उद्देश्य राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है। राज्य का उद्देश्य था राज्य की सत्ता जो है उत्तम जीवन के लिए है और ना कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए है। राज्य का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति एक उत्तम जीवन जिए, ना कि जीवन व्यतीत करे। यह उनके राज्य का उद्देश्य था। चलिए, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या अरस्तु का राज्य सिद्धांत में अरस्तु में ही हमने सबसे पहले पढ़ा कि अरस्तु का मानना था कि अकेले रहते हुए अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मनुष्य जो है अकेले रहते हुए अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है जो राज्य रूपी शरीर का अंग है। इसलिए अरस्तु ने कहा था जो राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या फिर देवता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने राज्य संबंधित अरस्तु के और भी मत पढ़े, उनका मत के बारे में पढ़ा कि उनके क्या क्या मत थे। उन्होंने अपने मत में कहा था कि राज्य का उद्देश्य केवल अपराधों को रोकना नहीं बल्कि नागरिकों का नैतिक जीवन का पूरा आश्वासन देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और दूसरा उद्देश्य इन्होंने कहा कि नैतिकता और आत्मपूर्ण जीवन बिताना। मनुष्य का जो उद्देश्य है वह नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना है। ठीक,
इसके आगे हमने पढ़ा राज्य संबंधित सिद्धांत का प्रारूप। राज्य संबंधित सिद्धांत के प्रारूप में उन्होंने 3 दशाएं बताई। कौन कौन सी 3 दशाएं? पहली दशा परिवार, दूसरी दशा परिवारों से मिलकर बना गांव, और तीसरी दशा बोली कई ग्रामों से मिलकर नगर राज्य का निर्माण होता है। ठीक, आगे हमने राज्य सिद्धांत के स्वरूप और विशेषताएं पढ़ी कि स्वरूप में उन्होंने बताया राज्य का स्वरूप कैसा है। उन्होंने सबसे पहली बात कही कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। दूसरी बात कही कि राज्य प्राकृतिक संस्था है, जो उनका मानना था कि जो इस राज्य है उसका निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हुआ है, और कोई भी व्यक्ति कुटुंब को कृत्रिम नहीं मानता है। राज्य में मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाले बौद्धिक गुणों का विकास का अवसर मिलता है, इसलिए राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। दूसरी बात कही अरस्तु ने इन्होंने स्वरूप में बताई कि नगर राज्य जो है समाज का श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। इसमें अरस्तु का मानना था कि अकेले कुटुंब और समुदाय से अकेले कुटुंब और ग्राम या समुदाय मतलब परिवार और ग्राम से व्यक्तियों की कुछ आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती है, लेकिन समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने और आध्यात्मिक और बौद्धिक समस्त आवश्यकताओं में जैसे आध्यात्मिक और बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए राज्य जो है समाज का श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन होता है। तीसरी बात कही राज्य का आत्मनिर्भर होना। चौथी विशेषता इन्होंने बताई कि राज्य जो था वह बहुल था। उन्होंने बहुलता को स्वीकार किया। किसने? अरस्तु ने अपने राज्य में बहुलता को स्वीकार करने की बात कही है। पांचवा उन्होंने कहा कि राज्य जो है व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। उन्होंने इसमें तर्क दिया, अरस्तु ने तर्क दिया कि राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती कैसा है। उन्होंने यह कहा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है, परंतु यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो राज्य जो है व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। यदि उनका मानना था कि यदि समूचा जो शरीर है व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाए तो उसका अंग निर्मित करना या अंग को जीवित करना संभव नहीं है, इसलिए आंगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य जो है व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। और इन्होंने लास्ट विशेषताएं बताई किसकी? राज्य की। अरस्तु के राज्य सिद्धांत की विशेषता इन्होंने यह स्वरूप बताया राज्य का उद्देश्य। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य सिद्धांत का मतलब अरस्तु के राज्य सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है। मतलब कि राज्य की सत्ता क्या है? हर व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए है, ना कि जीवन व्यतीत करने के लिए। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम अरस्तु के कानून के संबंध में विचार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक, ओके, थैंक यू।